बस थोड़ा लेट हुए नहीं कि आज छुट्टी है क्या? थोड़ा लेट हुए नहीं, आज छुट्टी है, हैं? देखो भैया, पहली बात तो मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत है नहीं। बस थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आ गया था कि पीडीएफ जो हमारे पास होती बेटा, ये इंपोर्ट ही नहीं हो रही थी। हम और हमारी टीम 10 मिनट से परेशान है। जितना टाइम लगा है वो केवल और केवल यही पीपीटी को ही देख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या इशू आ गया। चलिए, खुदा नखास्ता हो गई। ठीक है, तो चलिए सारे बच्चों को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और आज की क्लास में हम आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि आज इस चैप्टर का होगा खात्मा। और आपका नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो जल्दी से बता दो भाई, सारे लोग मस्त हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं भाई आप लोग? जल्दी से बता दो, हेलो हेलो हेलो। जल्दी से बता दो कैसे हैं भाई। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हम आप लोगों को, है ना बेटा, मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। चलिए, आज इस चैप्टर का पूरी तरीके से हम खात्मा करने वाले हैं, है ना। बाद में पता चला ये कोई टीचर एक्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड पे क्लास में लेता हूं वो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं पता नहीं क्या प्रॉब्लम, बट हो गई है ना। चलिए, सॉरी। क्या हुआ तेरा वादा, ये कसम, ये इरादा। चलो भाई, अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। पहले जरा ध्यान से सुनना। हमने अब क्रिया की अर्धायु छदम प्रथम कोटि, है ना बेटा, अब क्रिया की आणविकता, कोटि और आणविकता में अंतर, इतना पढ़ाया था। इसमें एक चीज और हमने ऐड ऑन कराई थी, नंबर 5, एक और पढ़ाया था जिसको हम बोलते हैं जटिल कोटि की अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा? जटिल कोटि की अभिक्रिया, जटिल कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, जटिल कोटि की अभिक्रिया। इतना ही तो पढ़ाए थे, जल्दी से बताओ। ये हमारे वही टॉपिक है। यस, आज के टॉपिक देख लो। पहला पहला छदम एकाणुक अपक्रिया, जो कल एक बिटिया बोल रही थी जिसका नाम थी श्रुति, और इन्होंने लिखा था केजीएफ सर की लाडली। इसको, है ना, आज पढ़ाएंगे। अपक्रिया वेग ताप पर निर्भरता, ताप गुणांक और आर्हेनियस आर्हेनियस समीकरण। दिस इज द टोटल एंड ऑफ दिस चैप्टर टुडे। चलो जल्दी से बताओ, क्लियर है ना बेटा? जल्दी से बोलो, क्लियर है ना? चलो 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 चलो। हाँ, आपस में बातें नहीं करनी है। बन्नो तेरा, है ना बेटा? चलो चलो चलो, चले बेटा। चलिए, हेडिंग बनाओ छदम एकाणुक अपक्रिया। चलिए, आपके सामने, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं छदम एकाणुक अपक्रिया। जल्दी से हेडिंग बना लेंगे। आप लोगों के चैट सेक्शन को मैं पूरी तरीके से ब्लॉकेज कर दे रहा हूं। हेडिंग बनाएंगे छदम एकाणुक अपक्रिया, जल्दी जल्दी बनाइए। छदम, छदम एकाणुक, 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 एकाणुक का मतलब एक अणुक। ठीक है बेटा, एकाणुक, छदम एकाणुक अभिक्रिया, छदम एकाणुक अभिक्रिया। जल्दी से करो। इसको हम प्रिस्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अभी ये क्या बवाल है? ये बवाल, बवाल, संघार, संघार, ये वही कहानी है जो आप लोग सोच रहे हैं। चलो लिखो, फटाफट लिखेंगे। वे रासायनिक अभिक्रिया, जल्दी से लिखो। क्या लिखेंगे? वे वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बेटा, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, जिनकी जिनकी कोटि तो एक, कोटि तो एक, परंतु परंतु आणविकता, परंतु आणविकता, आणविकता
एक से अधिक होती है, परंतु आणविकता आणविकता क्या होती है, एक से अधिक होती है ना। आणविकता एक से अधिक होती है ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा, छद्म एकाणुक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए ना, कहलाती है। छद्म एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनकी कोटि तो एक होती है, परंतु क्या बेटा, आणविकता क्या होती है, एक से अधिक होती है। अगर आणविकता आपको एक से ज्यादा देखने को मिल रही है तो वो हमारे किस कैटेगरी में आएगी, छद्म एकाणुक अभिक्रिया। किसको कैटेगरी में जाएगी, छद्म एकाणुक अभिक्रिया। अब आ जाओ, उदाहरण जो मैंने कल सिखाए थे उन्हीं को समझा देता हूं। हमारे पास है उदाहरण में कल मैंने आपको पहला सिखाया। पहला उदाहरण हमने क्या लिया था, C12H22O11 को वाटर के साथ गए लेकर, तो हमारा C6H12 है ना बेटा, C6H12 क्या बज रहा भाई, O6 प्लस C6H12O6 ये बना। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर एक और एक, आप लोगों को आणविकता की डेफिनेशन क्या लिखाई गई थी, आप लोगों ने यही सीखा था, ऐसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों की सांद्रता जो होती है बेटा, वही उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। या आणविकता को आप सीधे डेफिनेशन में बोले, क्या बेटा बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं बेटा, आणविकता। तो यहां पर देखो एक और एक कितनी होगी आणविकता, तो आणविकता को अगर मैं देखूं तो आणविकता जो हमारे पास है, आणविकता को देखेंगे तो आणविकता बराबर कितना हो जाएगा, 2, बट कोटि बराबर कितना हो जाएगा, 1। कोटि क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है इसकी सांद्रता ज्यादा तो इसकी कम, तो ये हमारी प्रथम कोटि जैसी प्रतीक होगी। याद आया, कल पढ़ा था। एक और एग्जाम्पल समझ भाई लप्पड़, कल एक और एग्जाम्पल था ना भाई, क्या था, जल्दी से बताओ। एथिल एसीटेट CH3COO और C2H5 को जब हमने लिया और वाटर के साथ जब लेकर गए तो हमने क्या बना के दिखाया, CH3COOH और आपका CH3 और C2H5 और OH। तो यहां पर भी सेम एज वेल एज दो आपको अभिकारक दिख रहे हैं, तो कोटि कितनी होगी, कोटि तो एक होगी लेकिन आणविकता 2। तो यहां पर क्या हो गया, इसकी अगर मैं आणविकता की बात करूं तो आणविकता कितनी हो जाएगी, 2, बट हमारे पास कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1। तो ये बात समझ में होंगे। अगर ये बात आप लोग समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ गए तो कोई बात नहीं, नोट करो जल्दी से। इसको हम लोग कहते हैं, है ना बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, छद्म एकाणुक अभिक्रिया। नोट करो रफ्तार के साथ, रफ्तार सिंह की रफ्तार और आप तुम्हारे भैया की रफ्तार पर कभी शक नहीं करते। जल्दी से करो, जल्दी करो, जल्दी से। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, आपत्ति, असुविधा नहीं ना, गुड, होना भी नहीं चाहिए। अगर हो रही है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जल्दी से नोट करो, आपसे मैं पूछूंगा नहीं, ठीक है बेटा, लोग लिख लिया ना भाई। अब हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाइए, अभिक्रिया वेग, जल्दी से बनाइए। अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, क्या पुत्र, निर्भरता, ठीक है भाई, निर्भरता। तो अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता क्या होगी, इसको जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई।
अरे भाई एक एक लाइन सुधारोगे तो अब तो हो गया। चलो इधर देखो, अभी ये क्या काम करता है ध्यान से सुनना। ताप बढ़ाने पर, अगर ताप बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब आपस में ताप बढ़ेगा तो अणुओं के बीच में क्या होगी, टक्करें बढ़ेंगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्या लिखा हमने, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है, अणुओं की गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा व टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा है ना बेटा, व टक्करों की संख्या, व टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। तो इतना पॉइंट क्लियर, हाँ या ना, क्लियर है। तो अगर मैं ताप बढ़ाऊंगा तो जल्दी से बताओ, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा जो आपकी होगी, है ना बेटा, गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, अब क्रिया का वेग बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर। अच्छा एक चीज और होता है, नोट पॉइंट में लिखोगे, याद रखना, अगर मैंने अभिक्रिया में जो टेम्परेचर है, अगर मैंने उस टेम्परेचर के मुताबिक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को बढ़ा दिया तो अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। तो लिखेंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या लिखेंगे बेटा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। क्या बेटा, लगभग 2 गुना हो जाता है। कितना बेटा हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट पॉइंट में आप अपने दिमाग में, बुद्धि में, भेजे में डाल लो। अब ये मत कहना है सभी का अर्थ तो एक ही है, ठीक है ना, अर्थ एक ही हो सकता है लेकिन काम बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करो। ऋतिक पांडे कह रहे हैं सर मैं नई स्टूडेंट हूँ, मैं नया स्टूडेंट हूँ। बोलो यार ऋतिक, आप नहीं बोल रहे हो तो अच्छा नहीं लग रहा हमको, ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं नए नए आए हो, नया एडमिशन लिया हो, तो आपको मैं फिर भी एक, है ना बेटा, आप लोगों से हमारा ढेर सारा प्यार। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम नए हैं और हमको कुछ नहीं आएगा, सारा कुछ आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। जल्दी से पहले इतना नोट करो, क्लियर है, यस और नो, यहां तक डन है, लिख लिया ना। चलो अब हेडिंग बनाओ ताप गुणांक, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस टॉपिक का। हेडिंग बनाओ ताप गुणांक, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, है ना। ये सब चीजें क्या है अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, टेंशन मतलब ग्राफ के साथ आपको समझाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ताप गुणांक, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ताप गुणांक, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। सर ताप गुणांक क्या होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है क्या, कहां से आया और इसका काम क्या है, ध्यान से सुनना सबसे पहले, ठीक है भाई। इसको पहले ध्यान से सुनना, ताप का क्या अंतर होता है इसको मैं समझाऊं, पहले इतना ध्यान से सुनना। 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, अब मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का अंतर लूंगा, मतलब अंतर कैसे होगा मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या लिखोगे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर, अंतर का मतलब समझते हो, मतलब ऐसे मैं आप लोगों को एक फार्मूला बता दे रहा हूं, पहले ध्यान से सुनना। पहले इधर देखो फार्मूला लिख दे रहा हूं, यहां पर आ गया, जैसे हमारे पास आ गया ताप गुणांक,
क्या आ गया? ताप गुणांक आ गया। अगर मैं इस ताप गुणांक को नोटिस करूं, इसमें ताप गुणांक को देखूं, तो ताप गुणांक का मतलब क्या होता है? एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। यहां पर होता है केटी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन में क्या हो जाता है? केटी। ध्यान से सुनो। अच्छा, इस बात को मैं बहुत ही बारीकी से समझाऊं तो यहां पर हमको क्या समझ में आया? ये जो केटी है और ये केटी, ये तो सेम है, लेकिन यहां पर 10 डिग्री इसके साथ एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ, तो अंतर हो जाएगा ना। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब एक बात तो सेट है। अगर ये केटी, अगर मैं इसका टेम्परेचर बोलता, टेम्परेचर अगर ये हमारा 45 डिग्री होता, मान लेते हैं अगर ये हमारे पास के 35 डिग्री होता, तो नीचे जो हमारे पास टेम्परेचर लिखा जाता, नीचे जो लिखा जाता वो अंतर 10 का होता, तो कितना होता बेटा? 25। अगर मैं कह देता के यहाँ पर 40 होता, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते बेटा? के हमारे पास कितना होता? 30, 10 का अंतर। अगर यहाँ पर के हमारे पास 50 होता, तो नीचे कितना के होता बेटा? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर होता 40। अंतर अगर आप इसका ध्यान से देखोगे, इन सभी में इनका अंतर देखोगे तो 10 का अंतर, इसमें 10 का अंतर, इसमें 10 का अंतर, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का ही अंतर आपको इसमें देखने को मिलता है। तो यही डेफिनेशन हमारी कहती है। डेफिनेशन क्या कहती है जरा ध्यान से सुनो। 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर से, क्या बेटा? अंतर से वेग स्थिरांक को, क्या बेटा? वेग स्थिरांक को, वेग स्थिरांक को, वेग स्थिरांक को। तो जो वेग स्थिरांक होता है वो हमारा क्या होता है? के को हम लोग क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक। तो क्या लिखोगे? 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर से वेग स्थिरांकों के अनुपात को, अनुपात को, अनुपात को, अनुपात को अभिक्रिया का, अनुपात को अभिक्रिया का, अभिक्रिया का, अभिक्रिया का ताप गुणांक कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। तो ताप गुणांक का मतलब समझ में आया? तो अभिक्रिया का ताप गुणांक कब होगा? जब उसमें उसका अंतर कितने का हो? 10 डिग्री का। लेकिन एक बात भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखो, ये आप लगभग 2 से 3 बार ही कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। मतलब है ना, ये प्रोसेस को या ये विधि को, इस विधि को यहां पर लिख लेना, इस विधि को, इस विधि को लगभग 2 से 3, 2 से 3, क्या बेटा? 2 से 3 बार ही किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। समझा कि नहीं? किया जा सकता है। मुद्दा समझो, मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब क्रिया का वेग बूंद दोगुना, ऐसा नहीं। आप इस प्रोसेस को तो कर सकते हो, लेकिन 2 और मोर देन 3, इससे ज्यादा नहीं। इसकी भी एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं पता चला आप क्या कर रहे हो, सीधे सीधे अब क्रिया का, है ना बेटा, गति बढ़ा रहे 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दे, ले भैया अब क्रिया की गति 2 गुनी, है ना, रिएक्शन चल रही बूम फटाफट फटाफट, हमको पता ही नहीं चल रहा। तो भैया इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। नोट करो जल्दी, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ो। अब मैं ताप को स्पष्ट करने के लिए आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया था, उसकी चर्चा करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नोटेड? नोट हो गया? नोट हो गया ना? साथ ही साथ लिख रहोगे, मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा भाई। ग्राफ समझाना है, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ताप को लिखेंगे, ताप को स्पष्ट करने के लिए इस ताप को, है ना, इस ताप को या ताप के इस, क्या बेटा, ताप के इस प्रभाव को, प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए आर्हेनियस ने, क्या बेटा, करने के लिए आर्हेनियस ने, आर्हेनियस, थोड़ा सा हिंदी मेरी कमजोर है, आर्हेनियस देख लेना सही लिखा है, आर्हेनियस सही लिखा है ना, आर्हेनियस,
आर्हेनियस ने एक समीकरण प्रस्तुत किया, एक समीकरण प्रस्तुत किया। अब वो क्या क्या समीकरण था, क्या कहानी थी, उसको मैं समझाऊंगा। पहले आप जरा ध्यान से सुनो इन बातों को, जो ये बात इन्होंने बोली है ना। तो आपको इस प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए क्या किया गया, आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारे पास क्या होता है, के को हम लोग क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक। अब देखो यहां पर आप आर्हेनियस का समीकरण ये लगाओगे, जब कब लगाएंगे तो ये भी मैं बता दे रहा हूं कब, जब हम ताप को स्पष्ट करा रहे हो। क्या बोलते हैं बेटा, ए ई माइनस के ई ए अपॉन में आर टी। तो ये हमारे पास था आर्हेनियस समीकरण, ठीक है भैया। तो आर्हेनियस समीकरण लिखने को आ जाता है, तो आप लोगों इन बातों को याद रखना। अब पहले आप लिख लो, जहां कौन चीज क्या है पहले उसको समझो। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं तो के सारे बच्चे जानते हैं इसको, तो हम लोग सर ये वेग स्थिरांक कहते आए हैं। हमारी ये बात पढ़ पढ़ के देख देख के मत्था और जीभ खिया गई है, मतलब क्या हो गई है, चट मार गई। तो के हमारे पास क्या होगा, वेग स्थिरांक। ए को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्हेनियस। आर्हेनियस गुणांक या गुणक बोलो, तो इसको मैं गुणांक लिख दूंगा, चलेगा। तो ये हमारे पास है आर्हेनियस गुणांक, डन। या इसको आवृत्ति गुणक भी कहा जाता है, तो लिखना चाहो तो लिख लेना, इसका नाम आवृत्ति गुणांक भी कहते हैं। तो दिक्कत ना हो भैया, सारा कुछ लिख लेना, कोई भी कहीं से भी कोई चीज ना दिक्कत करे। ई ए को हम लोग कहते हैं संकीर्ण ऊर्जा। अब ये संकीर्ण ऊर्जा क्या है, सारा समझाऊंगा ग्राफ में। संकीर्ण ऊर्जा हो जाएगा। आर को हम लोग तो सारे बच्चे जानते हैं गैस नियतांक कहते हैं, ये गैस नियतांक हो जाएगा। गैस नियतांक की वैल्यू होगी वो भी मैं लिख दे रहा हूं। टी को हम लोग कहते हैं परम ताप, इसको हम लोग कहते हैं परम ताप। परम ताप का मतलब होता है सॉरी, इसको हम लोग कहते हैं परम ताप। परम ताप का मतलब इसको जब हम डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाए तो केल्विन में बदलना है। इसकी वैल्यू लिख लो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वैल्यू होगी आर की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अपने दिमाग में भेजा में उतार लो, ठीक है। नोट करो, जल्दी से नोट करो फटाफट, साथ ही साथ लिखो, इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ग्राफ हैं, उन ग्राफों को आज थोड़ा सा परिचित करेंगे और आपको होपफुली मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए दोबारा से रिवाइज कराते हैं। छदम एकाणुक अपक्रिया क्या होती, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिनकी कोटि 1 हो, आणविकता 1 से अधिक हो, छदम एकाणुक अपक्रिया। यहाँ पर अपक्रिया वेग ताप पर निर्भर किस तरीके से करती, सर ताप बढ़ाने पर अपक्रिया का वेग बढ़ जाने के कारण अपक्रिया की गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा, वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड को हम बढ़ाते हैं, अपक्रिया को 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को बढ़ाएंगे, अपक्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। फिर मैंने बताया ताप गुणांक, ताप गुणांक क्या होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के क्या बेटा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर से वेग स्थिरांकों के अनुपात को अपक्रिया का ताप गुणांक कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया यह प्रोसेस लगभग 2 से 3 बार की जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं की जा सकती है। आर्हेनियस ने इस ताप को स्पष्ट करने के लिए, इस ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए एक समीकरण दिया, जिसको हम कहते हैं के बराबर ई की पावर माइनस के, सॉरी के बराबर ए ई की पावर माइनस की ई अपॉन में आर टी। अब मैंने सब बताया है, के को हम वेग स्थिरांक और हम ए को आर्हेनियस गुणक या आवृत्ति गुणक या गुणांक कहते हैं, ए को संकीर्ण ऊर्जा, आर को गैस नियतांक कहते हैं, जो वैल्यू आपको 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स बताती है। और टी हमारी होती परमताप, लेकिन वो आपको जब भी परमताप बोला जाएगा तो केल्विन में यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड तुरंत चेंज कराओगे केल्विन, दैट्स इट, इनफ। चलो इतना समझ गए। अब मैं काम करता हूं, आप लोगों को ग्राफ में सीधे सीधे दिखा देता हूं। वैसे मेरे पास तो सारी पीपीटी लिखी होती है, बच्चों की ऑन डिमांड में क्या कर रहा हूं, आप लोग समझदार है, ठीक है ना। चलो अब मैं आप लोगों को एक ये दिखाता हूं ग्राफ को। ग्राफ बहुत ही शानदार है, मेहनत के साथ बनाया गया था, आपके सामने दिखा दे रहा हूं, प्रस्तुत करे दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये ग्राफ जो खींचा गया, किनके बीच खींचा गया वो आप देख लो। ग्राफ जो खींचा गया, एक ग्राफ को अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं
तो ग्राफ जो हमारे पास उत्तर खींचा गया है, ये ग्राफ खींचा गया सीधे सीधे भाषा में अगर मैं बोलूं, सीधे सीधे भाषा में मैं अगर बोलूं तो सीधे सीधे भाषा में आपके सामने प्रस्तुत है हमारा ग्राफ। ये ग्राफ स्थितिज ऊर्जा और अपक्रिया के निर्देशांक के बीच में ग्राफ खींचा गया। ये ग्राफ क्या कहता है, इन बातों को भी मैं परिचित करूंगा। अब देखो यहां पर इस जगह पे इस पॉइंट पे एक पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं ए कहते हैं, इस पॉइंट को हम ए कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम बी कहते हैं जब फाइनल बन के आता, और इस पॉइंट को हम सी कहते हैं। 4 बार नहीं बताएंगे, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा। अच्छा, आपको पता होगा कि हर एक अणु के पास अपनी सामान्य एनर्जी होती है। आप कुछ सोचो ना, क्या कोई मुर्दा इंसान रुपए कमाने के लिए मेहनत कर रहा होगा? क्या कोई मुर्दा इंसान पढ़ रहा होगा? आप कहोगे क्या सर गजब बकवास बात करिए, मुर्दा इंसान कैसे पढ़ सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल? बिल्कुल 100% वही बात जो मैं आपसे कहना सुनना चाह रहा हूं। कहने का मतलब यहां पर केवल और केवल यही है कि जब भी कभी अणु आपस में टकराएंगे और वो प्रोडक्ट बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, तो उनके पास कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी रही होगी। इसका मतलब यहां पर हमने लिखा है ये पॉइंट को, अगर मैं यहां ले लेता तो उनकी सामान्य एनर्जी 0 हो जाती, कभी भी आपका अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो ही नहीं पाता। समझे? चलो अब देखो, इसका मतलब अब समझ में आ गया हमने यहां से क्यों लिया। अब होता क्या है, ये जब अणु आपस में टकराते हैं, बहुत जोर जोर से टक्कर करते हैं, करते 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 इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती, तो वो आ जाते देहली ऊर्जा तक। कहां आ जाते बेटा? देहली ऊर्जा तक। लेकिन जो अभिकारक के अणुओं की समान ऊर्जा से देहली ऊर्जा तक ले जाने में जो ऊर्जा लगती है उसको कहते हैं हम लोग संकीर्ण ऊर्जा। उसको क्या कहते हैं? संकीर्ण ऊर्जा। आपसे पूछा जाता है संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, तो आप कह सकते हो सिंपल भाषा में बना के, अभिकारक के अणुओं की समान ऊर्जा को, या है ना बेटा, या सीधे बोल सकते हो यही, अभिकारक के अणुओं की समान ऊर्जा को, है ना बेटा, क्या बेटा, समान ऊर्जा को देहली ऊर्जा या देहलीज ऊर्जा तक ले जाने में जो ऊर्जा लगती है उसको ही हम लोग संकीर्ण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। दैट इज द डिनोटेड बाय EA। ठीक है, तो EA कहते हैं। तो अब देखो ये एनर्जी को हमने EA बोला है। अब यहां पर जब देहली ऊर्जा तक ये हमारे आपस में कल टकराकर इस जगह पर आएंगे, तो इस पॉइंट को हमने C बोला। लेकिन जैसे मान लेते हैं कि H2 और I2 आपस में टकरा रहे, तो इनका बॉन्ड रहता है टाइट, और इनका क्या होता है? डॉट 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 डॉट। कहने का मतलब ये है, जब H है ना बेटा और I से जुड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं अस्थायी मध्यवर्ती। इसी को कहते हैं क्षणिक अस्तित्व, इसी को कहते हैं संकृचित संकुल। कहने का मतलब है ये बहुत कम समय के लिए बनता है, नहीं तो सीधे तुरंत क्या बन जाता है? प्रोडक्ट बन जाता है। यानी कि इधर आपने बी में नहीं लिखा, बी को हम लोग क्या बोलते हैं? 2HI। इधर आपका जो बी बन रहा है ये तुरंत आपका बन जाएगा। ये क्षणिक अस्तित्व होता है, आपको कभी दिखाई नहीं देगा। जब आपस में अणु आपस में टकराएंगे तो देहली ऊर्जा तक जाएंगे, तुरंत उत्पाद बनता नजर आएगा, ये वाला आपको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सुनना, इनके बीच में ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हाँ या ना बोल? अरे बोलना बेला टक्या। और इसके बीच में देखो, इनके बीच में क्या है? इनके बीच में एक डिस्टेंस आ रही है, इसको बोला जाता है डेल्टा H, एंथैल्पी परिवर्तन। तो अभिकारक के अणुओं में और उत्पाद के अणुओं के बीच में एक एंथैल्पी परिवर्तन हो जाता है। अब जरा ध्यान से सुनो, आपसे मैं पूछूं अभिकारक की सांद्रता यहां पर ज्यादा है या उत्पाद की, तो आप क्या बोलोगे? यहां पर इनकी सांद्रता ज्यादा होगी, इनकी कम होगी। ठीक है ना भाई? दोबारा से समझे? समझ गए होगे। अब लपड़ लग सकता है, अब इसको पढ़ लो, सारी की सारी चीजें वही है। देखो सारी की सारी लाइनें क्या लिखाई मैंने। अभिकारक अणुओं के पास में समान ऊर्जा होती है, टक्करों के कारण कुछ अणुओं की ऊर्जा बढ़कर क्या बेटा? दहलीज ऊर्जा तक चली जाती है। समान ऊर्जा को दहली ऊर्जा तक ले जाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। दहलीज ऊर्जा पर अस्थायी मध्यवर्ती या संकृचित संकुल बनता है जिसका क्षणिक अस्तित्व होता है, जो उत्पाद में बदल देता है। अभी आपको समझ में आया? कभी भी अब आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारा अभिक्रिया के दौरान, जब अभिक्रिया होती है
तो उत्पाद में कैसे बनता है, ये प्रोसेस होती है। हर एक रिएक्शन को कंप्लीट उत्पाद बनाने के लिए ये प्रोसेस होती है। लेकिन फिर से एक बात, मेरा फिर से आप लोगों से क्वेश्चन, ठीक है भाई, फिर से हमारा एक क्वेश्चन, रुक जाना भाई, लाइट हुआ गड़बड़ कर रही थी। फिर से हमारा आपसे क्वेश्चन है, क्या हर एक अभिकारक का अणु उत्पाद बना सकता है? नहीं। आपस में जब अभिकारक के अणु टकराते हैं तो जिनके बीच में प्रभावी टक्करें होती हैं, बहुत जोरदार टक्करें होती हैं, वही उत्पाद बनाता है। क्या हर एक व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बन सकता है? नहीं। तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए या कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है। एज वेल एज ये कहानी वही बता रहा है। ये यही कहने की कोशिश कर रहा है, जब आपस में टकराएंगे तो होनी चाहिए उनके बीच में प्रभावी टक्करें, जोरदार टक्करें। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास हो गया जिसको हम कहते हैं अस्थाई, है ना बेटा। अब यहां पर आ जाता है एक हमारे पास और एक वक्र है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इतना देख लो पहले फिर आगे चलते हैं। एक हमारे पास और इन्होंने वक्र दिया था बोल्ट्जमान और मैक्सवेल ने। बोल्ट्जमान और मैक्सवेल का अधिसंभाज्य गतिज ऊर्जा, इनके बीच में कुछ हमारे पास क्या बेटा, इधर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर हमारे पास क्या है, अधिक ऊर्जा वाले अणु लगभग दोगुने, और यहां पर अधिक ऊर्जा वाले अणु क्या बेटा, है ना, जो अणु वो कैसे होंगे, कम। ठीक है, इसको थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इनको जरा ध्यान से सुनना। दो गुने कैसे होते हैं, जरा ध्यान से सुनो। जैसे मान लेते हैं अभिक्रिया का टेम्परेचर एक अपने आप में ये था, ठीक है, था कि नहीं था, ठीक है भैया। अब हमने इस टेम्परेचर को मान लेते हैं कोई T डिग्री सेंटीग्रेड था। अब हमने टेम्परेचर को बढ़ा, इसको थोड़ी सी लाइन हम ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि दो गुनी लग नहीं रही, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा, अरे यार, लगभग दो गुनी दिखनी चाहिए ना। चलो मान लेते हैं लगभग ये और ये, थोड़ा यहाँ पे फिगर सही नहीं छपा है, लेकिन आप लगभग ये यहाँ पर लगभग दो गुनी है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमने जोड़ा तो ये लगभग क्या होगी, लगभग कितनी होगी, इसको देखोगे तो दो गुनी, इसको देखोगे तो दो गुनी। तो यही समझाने की कोशिश कर रहे थे बोल्ट्जमान। कह रहे थे अगर T डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो अभिक्रिया के अणुओं की संख्या, गतिज ऊर्जा, अभिक्रिया का वेग कैसा हो जाता है, दो गुना। बस इतना समझो, बाकी कुछ नहीं। आपने देखा ना ये ग्राफ बन रहा है, ये और ये आपस में जैसे लग रहे दो गुने, यही उन्होंने समझाया था। नोट करो, नोट करो, नोट करो लाला, ठीक है। फिर एक बात यहां पर समझा देंगे, ठीक है ना, यहां लिखा तो नहीं है, तो यहां पर एक पॉइंट लिखे दे रहे, जगह है तो लिख लेना। यहां पर मैं यहां से लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। ताप बढ़ाने पर, ठीक है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी है ना बेटा, ताप बढ़ाने पर E संकीर्ण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अणुओं की संख्या बढ़ जाती है जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, तो अभिक्रिया का वेग कैसे बढ़ता है, तो मैंने बोला ताप बढ़ाने पर E संकीर्ण ऊर्जा जो कहते हैं, ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसके लिए एक फार्मूला बनता है, इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो, ठीक है बेटा। लॉग K2 अपॉन में K1, ठीक है ना, K2 अपॉन में K1, यानी कि जब वेग स्थिरांक आपके कितने दिए जाए, 2, बराबर EA अपॉन में
2.303 आर T2 माइनस के T1 अपॉन में T1 इंटू T2। ठीक है, या आप लोगों को ये फार्मूला यहां पर लिख सकता है 1 अपॉन में T1 माइनस के 1 अपॉन में 2, एक ही बात है भैया। ठीक है ना, तो ये फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, नोट करो, इससे भी हमारा एक फार्मूला लग जाएगा, क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है भाई, लिख लो जल्दी से। जल्दी से लिखो भाई। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। पहला ये पूछा जाता है रासायनिक अपक्रिया का संघट्ट सिद्धांत किसने दिया? तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ट्राउट्स। ठीक है भैया, एक साइंटिस्ट का नाम क्या हुआ करता जिसको हम ट्राउट्स कहते थे, और एक था लुईस। क्या था? लुईस। तो ट्राउट्स और एक लुईस नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। सारे पॉइंट वही हैं, जरा ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, दोनों अणुओं के बीच में रासायनिक ऊर्जा तभी होगी जब वे टक्करें मारेंगे। क्या मारेंगे? टक्करें। और अणु कैसा होना चाहिए? गोलाकार। ठीक है, अणु कैसे होते हैं? वो गोलाकार होते हैं। तभी होगी ना, जब वो आपस में टकराएंगे तभी तो वो दहलीज ऊर्जा तक जाएंगे ना। और देखना, सभी टक्करों में बहुत कम टक्करें प्रभावी टक्करें होती हैं जिनसे उत्पाद बनता है। तो सारा अभिकारक का अणु कभी भी उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि प्रभावी टक्करों की संख्या कम होती है। जितनी प्रभावी टक्करें होंगी उतना ही अच्छा उत्पाद बनेगा। नेक्स्ट देखो, प्रभावी टक्करों के लिए प्रत्येक अणु के पास न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। यानी कि जब आपस में वो टकराएं तो टकराते समय उनके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होनी चाहिए। यदि ऊर्जा नहीं है तो कभी भी आपका वो उत्पाद नहीं बन सकता है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अभिकारक अणुओं के बीच प्रारंभिक ऊर्जा को, क्या बेटा? प्रारंभिक ऊर्जा को दहलीज ऊर्जा तक ले जाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। नोट करो, सारे पॉइंट दोबारा रिवाइज करा दे रहे। अणु जब तक टकराएंगे नहीं उत्पाद बनेगा नहीं, वो गोलाकार होना चाहिए। सारी टक्करें, मतलब अणुओं के बीच में जो टक्करें होते हैं बहुत कम होंगी, जो प्रभावी टक्करें होंगी, है ना, जिससे कम उत्पाद बनेगा। ज्यादा टक्करें प्रभावी होंगी तो उत्पाद ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट, प्रभावी टक्कर के लिए प्रत्येक अणु बेटा जो होता है उसके पास अपनी एक न्यूनतम, एक कम ऊर्जा होनी चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, अभिकारक अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा, जिसको आप प्रारंभिक बोलते हैं तो वहां सामान्य ऊर्जा है ना, सामान्य ऊर्जा या प्रारंभिक ऊर्जा को दहलीज ऊर्जा तक ले जाने में जो ऊर्जा लगती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा, उसको ही हम लोग कहते हैं संकीर्ण ऊर्जा। जल्दी से नोट करो, संकीर्ण ऊर्जा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्टली संकीर्ण ऊर्जा का क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोगों को याद रखें। नोट कर लो सारे पॉइंट, जल्दी करो, फटाफट। हो गया? हो गए? कर लिए नोट? चलो, नोट कर लिए तो नाउ द लास्ट पॉइंट, अणुओं की, देखो बेटा, अणुओं को यह ऊर्जा टक्करों के कारण प्राप्त होती है। तो अणुओं में जब आपकी ऊर्जा प्राप्त होगी वो होगी टक्करों के कारण। जितनी ज्यादा टक्करें उतनी अच्छी ऊर्जा। फिर क्या लिखा? अभिक्रिया मिश्रण के प्रति, क्या बेटा? प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड टक्करों को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आपसे ये कोई पूछ दे संघट्ट आवृत्ति जेड क्या होता है, तो आपका आंसर होगा प्रति इकाई आयतन। जो प्रति इकाई आयतन है, प्रति सेकेंड में, प्रति इकाई आयतन जिसके अंदर अणु है, प्रति सेकेंड में जितनी टक्करें हो रही उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? संघट्ट आवृत्ति जेड कहते हैं। अब क्या होता है बेटा? अभिक्रिया वेग ये निम्न कारकों पर निर्भर करेगा। कौन कौन से कारक? जिसके अभिविन्यास या प्रायिकता P पर, संघट्ट आवृत्ति जेड पर, संकीर्ण ऊर्जा EA पर। तो इसके लिए भी एक फार्मूला बनी जाता है, R बराबर अभिक्रिया का वेग बोलते हैं, है ना बेटा। R क्या है बेटा?
अवक्रिया के बेस, तो आर बराबर पी जेड ई, बेस में ई बना देते हैं, माइनस के ई ए अपॉन में आर टी। आप देख लो यहां पर मैंने क्या क्या बताया है। जो आपके सामने आर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया, अभिक्रिया का वेग, ये अभिक्रिया का वेग है, पी प्रायिकता है, जेड हमारे पास क्या संघट्ट आवृत्ति है, ये संकीर्ण ऊर्जा, ये परमताप है, ये हमारे सॉरी ये गैस नीतांक है, ये परमताप है। नोट कर लो, चैप्टर फिनिश है, ठीक है ना। बाकी बहुत ज्यादा जानकारी देने की कोई भी आवश्यकता नहीं। अब हमारे पास यहां तक की हर एक जानकारी कंप्लीट हो चुकी है। बताओ 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 पुत्र बताओ। छुट्टी कर दें, छुट्टी कर दें? नहीं, अभी 40 मिनट ही खिला, अभी 10 मिनट तो ऑलरेडी आप लेट थे। क्लियर है ना? ऐसा कुछ है जो डाउट है? ऐसा कुछ था ही नहीं यार इसमें। एक आध का तो डाउट रहेगा ही रहेगा। अच्छा, हाथ खड़े करें वो जो साथ ही साथ नोट्स बनाते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल की जो स्पेशल क्लास होगी होगी ना कल, आप लोगों को तो पता ही है ना। एक बच्चा कह रहा है आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो। अरे फास्ट क्या पढ़ा है यार इसमें, पहले तो सारी लिख लिख की चीजें पढ़ाई, ग्राफ बना हुआ था एक एक समझा दिया। क्या यार, कुछ नहीं हो सकता आपका। आप कमेंट नहीं देखते। हाँ, अब आपने बताया है, हो सकता है इसीलिए आप मुझे डिसलाइक भी करो, है ना, इसीलिए आप डिसलाइक भी करो, क्योंकि मैं बातें नहीं करता हूं ना। और आपको भी पता है बोर्ड एग्जाम में बातें तो नहीं आती। बातें तो बोर्ड एग्जाम में नहीं आती। चलिए, आप लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, इसका मतलब है आप लोग साथ ही साथ हमारे नोट्स बनाते हैं। और आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार, ठीक है ना। चलिए, बहुत शानदार। मैं चाहता हूं आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल लगा दिया जाए, एक न्यूमेरिकल लगा दिया जाए। बाकी तो एक इसकी स्पेशल क्लास होगी होगी ना। देखो, आप लोगों को पहले मैं पीवाई क्यू दे दे रहा हूं, है ना, पीवाई क्यू, पीवाई क्यू दे रहा हूं। पीवाई क्यू में क्वेश्चन ये प्रथम कोटि अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, फिर उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दे रखा है। एक ये किसी अभिकारक के लिए अभिक्रिया की प्रथम कोटि की क्या है। अब देखो, किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, कैसे पता करेंगे। अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए। ठीक है, आपके सामने ये लिखा हुआ है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि लिखिए। ठीक है, संकीर्ण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, पूछा गया ना क्वेश्चन, संकीर्ण ऊर्जा आपके सामने है। तो ये हमारे पास इन क्वेश्चन का आंसर होगा, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि और संकीर्ण ऊर्जा। संकीर्ण ऊर्जा नहीं लिखी क्या? आई, संकीर्ण ऊर्जा नहीं लिखी क्या? आई, संकीर्ण ऊर्जा नहीं, तो संकीर्ण ऊर्जा आप लोग लिख लेंगे, अभी मैंने हाल लिखा है। ठीक है, और क्या था, और तो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन दे रखा है। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अलार्म न्यूमेरिकल लगा होगा, संकीर्ण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, सॉरी संकीर्ण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, है ना बेटा, और फिर इसके बाद न्यूमेरिकल दे रखा है। अब न्यूमेरिकल देखो किस तरीके से दे रखा है, ये और ये दो टेम्परेचर है, ये T1 है, ये T2 है, और ये हमारा K1 है और ये हमारे पास K2 है। कर दो सॉल्व, पूरा का पूरा क्वेश्चन उड़ा दोगे। ठीक है बेटा, अरे रुकना भाई, इतनी जल्दी में काहे को, जल्दी से नोट कर लो, ये सब आप लोगों को देकर जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपकी मोहब्बत में, कभी कभी आप हमसे कह देते हो ना हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं आप, तो मैं आपसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। एक क्वेश्चन मैं लगवा कर जाऊंगा ये वाला, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो और बताओ कितने बच्चे इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। कौन कौन है वह बच्चा जिन क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, और जो दे देगा इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा आज का बॉस। जल्दी से बताओ, मिले हो तुम हमको
बड़े नसीबों से चुराया है तुझको, किस्मत से लगी है। चलो भैया, काफी बड़ा सवाल है, औंधा सवाल है ना, बकवास सवाल भी। ठीक है, लगाएं क्या रहने दे? लगा लोगे? अगर आप कहो लगा लोगे तो मैं छोड़ दूं, बता दूं कैसे निकालोगे। तो देखो, ई ए के मान की गणना कीजिए, तो ई ए कब निकाल पाओगे? तो पहले ध्यान से सुन ले पुत्र, पहले तो आपको नॉर्मल फार्मूला लगाना है। नॉर्मल फार्मूला वही लगाओगे ना, इसमें और भी तो है, वेग स्थिरांक, अपक्रिया ठीक, इसमें दो फार्मूले लगेंगे। पहला तो आप ई ए निकालोगे, तो इससे निकालोगे लॉग के टू अपॉन में के वन, लॉग के टू अपॉन में के वन, इससे निकाल लोगे। तो क्या हमने फार्मूला लगाया था, ई ए अपॉन में 2.303, और यहां पर क्या हो जाएगा आर, और यहां पर क्या हो जाएगा टी टू बाई एफ के टी वन अपॉन में टी वन इंटू टी टू, ये ठीक है। ये से तो आप लगा लोगे, नहीं लगा पाओगे? अरे यार करके लाना, मैं तो आप लोग को लगवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में सभी का सारा आंसर लगाने वाला हूं, ठीक है ना। और ये लगा लोगे। अब यहां पर दूसरा जब लगाओगे ए, आर एनियस गुणांक, तो ए निकालने के लिए आप लोग वही फार्मूला, के बराबर ए ई ए अपॉन में आर टी, जब इसको लगाओगे तो यहां पर क्या होगा, इसको ऐसे कन्वर्ट कर देना, लॉग के लॉग ए माइनस की ई ए अपॉन में 2.303 आर टी। अच्छा एक चीज बताएं, यहां पर एंटी लॉग बनेगा, और इस जगह लॉग के की वैल्यू, के की वही वैल्यू लग देना जो आपको इजी लगे। आप ये लिखना चाहो ये लिख देना, ये लिखना चाहो ये लिख देना, ठीक है। हो जाएगा ना भैया? डाउट दे के ले रहे हैं, जल्दी से बताओ, ट्राई करना, ट्राई करोगे ना? मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद रही तो इस वीक मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास कराऊंगा न्यूमेरिकल की, ठीक है? हाँ या ना? अरे बोलना यार, बोलती नहीं हो। चलो, आपको मैं क्वेश्चन देकर जाता हूं, ये वो क्वेश्चन था, इससे आप लोगों को लगाना है, ठीक है। ये है आपका HW आज का सवाल, है ना। बाकी आप पूरे के पूरे चैप्टर की कंप्लीट तैयारी करो, ठीक है ना। कंप्लीट तैयारी करके आओ, कंप्लीट तैयारी करो, कंप्लीट। एक क्वेश्चन का आंसर हम बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं कैसे लगाना है, ठीक है। मिले तुमसे बिछड़ के हम, मेरे साजन दुआ करना। चलो, अब एक सेकेंड रुकना, अब यहां पर ये वाला एक क्वेश्चन और है, इसको भी लगाना है। आप ही लोग लगाओगे, मैं हिंट दे रहा हूं, देखो कैसे लगाओगे। प्रथम कोटि अपक्रिया की है, अर्धायु की गणना करना, सॉरी किसकी गणना करना है, अर्धायु। अर्धायु फार्मूला क्या होता है, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन में के। तो इनमें क्या करोगे, वैल्यू रखवाना है। इसके लिए क्या बोलोगे, इसके लिए जब टी हाफ रखोगे तो 0.693 अपॉन में 200, जो आ जाएगा आंसर। इसमें क्या कराओगे, जो टी हाफ होगा 0.693 अपॉन में 2, इसके लिए क्या करोगे, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन में 4, खत्म। अब आंसर देखना कैसे आएगा, मैच कर लेना अपना, कमेंट में बताना आंसर। अगर देखो सेकेंड में दे रखा है सेकेंड इनवर्स तो सेकेंड में, मिनट इनवर्स में दे रखा है तो मिनट में, ईयर इनवर्स में दे रखा है तो ईयर, खत्म। कर लोगे? जल्दी से बताओ, कर लोगे? अब तो कर लोगे ना भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों को इस चैप्टर के लिए भरपूर टाइम देता हूं, आप पहले तैयार करो, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा तैयार करूं। जल्दी बताओ, करोगे? ग्राफ किसका जानवी बनाकर सिखाना है?
अगर आप लोग करके लाओगे तो एक बार फायर इमोजी बना दो। हाँ, न्यूमेरिकल में कराऊंगा ना इस चैप्टर के, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी आप लोग पहले प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप लोगों को क्या क्या यहां पर कंप्लीट होना चाहिए, सारे के सारे आप लोगों को फॉर्मूले लिखे होने चाहिए। मतलब सबसे पहले ध्यान से सुनो, मैं लगाना तो शुरू कर दूंगा अभी से। फायदा क्या है, सबसे पहले आप लोग क्या बेटा, फॉर्मूले, जितने भी हमारे पास फार्मूले याद कर लो, फार्मूला याद कर लो। फिर उसी के साथ ही साथ, है ना बेटा, उसी के साथ ही साथ जितने भी फार्मूला वो याद करने के तत्पश्चात आप पूरा का पूरा जो चैप्टर हमने आप लोगों को पढ़ाया है कंप्लीट रिवीजन करो। कैसा करो बेटा, कंप्लीट रिवीजन करो, है ना। ये फार्मूला लगा लोगे, फिर आप लगाओगे न्यूमेरिकल को, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल क्या बेटा, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स को लगाओगे, ये तरीका है। और इन सभी से पहले एक बनाइए आप थ्योरी। क्या बनाइए बेटा, थ्योरी। तो थ्योरी जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो पहले थ्योरी पढ़ना, उससे निकालना फॉर्मूले को, फार्मूले को लिखना, याद करना। फार्मूला जब निकाल के याद करोगे तो मैंने बीच बीच में कहीं कहीं न्यूमेरिकल भी कराए हैं, तो न्यूमेरिकल देखना, तरीका समझना। इसके बाद आपके पास जो भी PYQ हो उस PYQ से लगाना। बाकी इस चैप्टर के बेहतरीन न्यूमेरिकल तुम्हारा बड़ा भाई लेकर आएगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है, वो मैं कर पाऊँ। अच्छा, फायर कर दिया था, चलो अब डाउट आपके चेक कर लेते हैं, इसके बाद मैं चलता हूं। सर ऑप्शन 3 में लास्ट ऑप्शन का, अच्छा क्वेश्चन का आंसर ही बताने लगे। सर रेडियो कार्बन डेटिंग नहीं है, स्कूलिंग में कराया है, रेडियो कार्बन डेटिंग नहीं है, डाटिंग क्या कहना चाहते हो रोहित, समझा नहीं मैं। सर इसमें पता चलेगा सेकेंड में आंसर या मिनट, अरे यार हमें पता है बानो, क्या नाम है, रिहाना। मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, अगर वो सेकेंड में दिया जाए तो सेकेंड इनवर्स लिखोगे, सेकेंड में दिया जाए तो सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स में दिया जाए तो सेकेंड। अगर वो हमारा किस में दे रखा है, मिनट में, तो लिखोगे मिनट इनवर्स, और मिनट इनवर्स दिया जाए तो मिनट में। इसी तरीके से अगर आपका ईयर दिया जाए तो आप ईयर इनवर्स में, और ईयर इनवर्स दिया जाए तो ईयर में, ठीक है, अपोजिट आंसर आता है, ठीक है। यूनिट के जब भैया, जब इसमें क्या लिखा है, छदम एकाणु का विक्रिया कहते हैं तो इसकी आणविकता एक से, एकाणुक, हाँ ठीक है, ओके, एक से अधिक कैसे होती है, क्योंकि हमें पढ़ा है कि अरे यार आणविकता एक से अधिक होती, तीन से अधिक नहीं होती। आणविकता के प्रकार नहीं पढ़ा है क्या हमने आपको, क्या ये एग्जाम में आते हैं, यस। ग्राफ नहीं आते, ग्राफ नहीं पूछेंगे, ग्राफ बना लेना जानकारी के लिए। 700 500 ये बेटा क्या है, ये टेम्परेचर है। क्वेश्चन को पढ़ा करो ना शालिनी, देखो क्या लिखा गया था, अभिक्रिया का, ये देखो के दे रखा है, के फॉर क्या, टेम्परेचर। वेग स्थिरांक को हम के कहते हैं, तो एक के की वैल्यू ये है, के की वैल्यू ये, तो ये वाला हमारा K1 होगा, तो ये वाला हमारा K2 होगा, ठीक है। आगे देखो, कृष्टि डिग्री सेंटीग्रेड में बिल्कुल परम ताप का मतलब ही यही होता है। आदित्य कह रहे सर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, आपको मन बता होता है और आप तुरंत आंसर रख देते हैं उसमें, बट हम लोग को थोड़ा पता है सर, आप बना बंद कर दे, अच्छा बना बंद कर देते हैं बिना एक्सप्लेन किए, फिर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, हम लोग कुछ नहीं समझ में आता है, आता था आपका आदित्य। न्यूमेरिकल, ये इनकी बात से कौन सहमत है, मैंने कैलकुलेशन करा और उसका आंसर आपको बताया कि कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद लगाते हैं। इनके बाद से कौन आता है, कौन बात, एक कोई चिरकुट कह रहा है इसको, क्यों भाई, हाँ फार्मूला सीट में प्रोवाइड करवा दूंगा। क्या आपको लगता है कि मैं न्यूमेरिकल नहीं लगाता हूं,
बिना लगाए लग जाता है। जब आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो आप कैसे सहमति हो जाओगे भाई? क्या यार आदित्य यादव, चलिए आपकी बात रखते हैं, मैं अगली क्लास में एक एक लाइन से लगाऊंगा। ठीक है आदित्य, रिमेंबर योर नेम। न्यूमेरिकल नहीं लग पा रहे, न्यूमेरिकल नहीं लग पा रहे, ठीक है ठीक है। ग्राफ को लोड मत लो, जितना समझाओ उतना समझ लो ग्राफ। दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है ग्राफ का, ठीक है ओके खत्म। ठीक है, खुशबू कह रही मेरा कोई फ्रेंड बनेगा, भाई बेटी यही करो तुम, फ्रेंड बनो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले, ठीक है बेटा, नहीं लगते न्यूमेरिकल कोई बात नहीं, आप लोगों के सामने मैं न्यूमेरिकल पूरा का पूरा लगाकर दिखाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। आदित्य यादव टेंशन नहीं लेना है, अभी बहुत समय, न्यूमेरिकल हम इतने कराएंगे कि आप सोच नहीं पाओगे। जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए न्यूमेरिकल डिकोड, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल डिकोड, आपको मैं ही नजर आऊंगा, है ना। टेंशन मत लो मेरे भाई, न्यूमेरिकल मेरे जितना कोई लगवाता भी नहीं है, ठीक है ना। चलो, अब मैं आप लोगों को मुलाकात करने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में, आप लोगों की अनुसार जो भी आपकी समस्या है आफ्टर द क्लास कमेंट में शेयर कर दे, नहीं तो आप मेरे पर्सनल आईजी इंस्टाग्राम पर भी हमसे बात बता सकते हैं, उसका रिजॉल्व आपको मैं कहीं ना कहीं करवा देता हूं। ठीक है, तो वहां जाकर भी अपनी समस्या को बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे पुत्र, बिल्कुल नहीं डरना है, तुम्हारा बड़ा भैया है, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं। अभी आपको लग रहा है न्यूमेरिकल नहीं आए, बढ़िया टॉप के निकाल कर न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, आपके सामने रखूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, बम्पर न्यूमेरिकल लगवाएंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना। ठीक है, तो चलिए मैं अब यहां से लेता हूं विदा इस चैप्टर से, जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा न्यूमेरिकल के साथ आऊंगा, तब तक के लिए हमारे सारे बच्चे हंसते मुस्कुराते रहें, घर पर रहें,